डर्मेटोलॉजी को तो सबसे पहले नॉन सीरियस माना जाता है कि तब जाएंगे जब बिल्कुल कुछ परेशानी हो जाए। पहली बात तो ये है कि गोरे होना खूबसूरत होने के बराबर नहीं है। कौन सी सही उम्र है एंटी एजिंग लगाने के लिए? आजकल क्या हो गया है, लोग सही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत वक्त पे इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे जरूरी है जब आप पोल्यूशन से अंदर आए, लिटरली बच्चों से भी रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ कि बेटा कुछ मत करो, सिर्फ मुंह धो लो। एक बार लेजर हेयर रिमूवर कराया तो क्या लाइफ टाइम चलेगा? एट वन सिटिंग 30% ऑफ द हेयर आर डिस्ट्रॉयड परमानेंटली। मुल्तानी मिट्टी किसके लिए? मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए है। कच्चा दूध किसके लिए है? कच्चा दूध मिलता है, पास्चराइज्ड दूध कच्चा नहीं होता। हर चीज हर आदमी के लिए नहीं है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मैं सबसे अलग, सबसे खूबसूरत और ऐसे कैसे दिखूं कि हर किसी की नज़र मुझ पे जाए और जो भी देखे वो कहे कि वाह क्या बात है। इसके लिए रास्ते कई हैं। रास्ता ब्यूटी पार्लर से होकर जाता है, रास्ता घर में दादी नानी के नुस्खों से भी होकर जाता है और रास्ता डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक से भी होकर जाता है। आज हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने की कि कब आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शहला अग्रवाल। डॉक्टर शहला, आपके पास भी जब बहुत लोग आते होंगे तो डर्मेटोलॉजी को तो सबसे पहले नॉन सीरियस माना जाता है कि तब जाएंगे जब बिल्कुल कुछ परेशानी हो जाए, बिना परेशानी के नहीं जाते लोग। नहीं, परेशानी ना हो जाए, जब आपने अपना सत्यानाश कर लिया तब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि अब संभालिए डॉक्टर साहब, ये हमने क्या किया। मतलब जब आपने मुल्तानी मिट्टी लगा ली, आपने कोई तेल लगा लिया, आपने बाहर से लेके कोई फेस पैक, कोई लोशन, कोई क्रीम, ये सब लगाने के बाद आते हैं। पर वो सब गलत नहीं है। हाँ। वो सब गलत नहीं है। जो हमारी एक सभ्यता है जो इतने सालों से चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रबिश है और वो गलत चल रहा है। दिक्कत ये है कि दिमाग लगा के नहीं लगाते। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो लगा रहे हैं वो किस लिए और कैसे काम कर रहा है। अंधाधुंध आंख बंद करके कि किसी ने बता दिया, आज एक इन्फ्लुएंसर ने एक रेसिपी को वायरल कर दिया तो आप शुरू हो गए। आपकी स्किन कैसी है, आपकी एज क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आज वेदर कैसा है, उस सब पे डिपेंड करेगा कि आप होम रेमेडीज भी क्या चूज करें। और ज्यादातर लोग मार यही खाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स टर्न्ड हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको रील्स में, 1 मिनट की रील में ये बताते हैं कि बस ये लगाइए, 5 दिन में गोरे हो जाइए। यकीन मानिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर है तो प्लीज बता दीजिए। पहली बात तो ये है कि गोरे होना खूबसूरत होने के बराबर नहीं है। हमारी जो ब्राउन स्किन है उसकी जो फिनेस है और जितनी खूबसूरत वो है, लोग मुझे बोल देते हैं कि आपको पता नहीं है क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं भी ये कह सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं, और देखिए हमारे यहाँ कोई भी दादी नानी आपको ऐसे पकड़ लिप्स या यहाँ पर बहुत सारी क्रीजेस नहीं मिलेगी। खूबसूरती तो 70, 75, 85 पे भी है। वो इसलिए है कि जो हमारी ब्राउन स्किन है वो बहुत खूबसूरती से एज होती है। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो जनरेशन जो आज 20 साल से एंटी एजिंग कर रही है, जब ये 70 के होंगे तब क्या होगा। मैं ना होंगी, लेकिन मैं देखना चाहूंगी कि इनका हाल क्या होगा। अभी बहुत सारी जनरेशन ऐसी है जिन्होंने 20 में एंटी एजिंग क्रीम्स लगाई हैं। तो आप क्या बताना चाहेंगी, कौन सी सही उम्र है एंटी एजिंग लगाने के लिए, और क्या एंटी एजिंग क्रीम हर किसी को लगानी है? देखिए, एंटी एजिंग की तो मैं बात कर रही हूँ पूजा, पर एक बात ये भी बोल दूं, जैसे हेयर का जो होता है आजकल क्या हो गया है, ये मैं थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ। बच्चों के बाल थोड़े जल्दी कम हो रहे हैं, इन द सेंस के जो पहले शायद जैसे उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी के 30 पे गए थे, तो वही हाल लड़के का 20 पर है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक है, पर हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन और वो सब कुछ ज्यादा है। तो मुझसे किसी ने सवाल किया कि मैम ये तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे गंजे भी पैदा होंगे। हाँ, सोचिए। तो अगर टेक्निकली स्पीकिंग यही होना चाहिए। एग्जैक्टली। पर आपके हार्मोन्स तो तभी इफेक्ट करेंगे ना, उम्र तो वही रहेगी हार्मोन्स को इफेक्ट करने की। तो हेयर फॉल वाला जो कहानी है वो 17-18 से शुरू होती है लड़कों में, तो वो 17-18 ही रहेगा। तो फिर एंटी एजिंग, अब एंटी एजिंग क्या करना चाहते हैं? 20 साल वाला क्या करना चाहता है, क्या लगना चाहता है? वो चाहता है कि मैं 20 का जैसे दिख रहा हूँ, 30 में भी 20 का दिखूं और 40 में भी 20 का। वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता, बिकॉज आपकी जो उम्र है, आपके जो स्किन सेल्स हैं, उनका एक तरीका है। दे एक्सफोलिएट, स्किन निकलती है और उसके बाद नीचे से नई स्किन आती है। और ये जो साइकिल है बड़े एफिशिएंटली आपकी यूथ में चलती है। यूथ इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी का आपका सोपान है। अब इसको आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये जो साइकिल नॉर्मली चल रही है, आप सिर्फ इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको सपोर्ट कर सकते हैं।
पर इसको और फास्ट क्या करेंगे? जब आप 35 के होने लगते हैं तब ये थोड़ा सा स्लो होने लगता है। 35 जो है वो मिड लाइफ मानी जाती है। वो मिड लाइफ क्राइसिस चाहे 50 पे आए, पर स्किन की मिड लाइफ जो है वो 35 मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा उसे हेल्प करना है, पर हेल्प भी ये करना है कि उसको रगड़ मत दीजिए कि ऊपर से डेड लेयर हट गई, ये सब हट गया। यहाँ पर आपको सिर्फ उसको हल्का सा हाइलोरॉनिक जैसी चीजें जो अंदर उसकी मॉइस्चर को बढ़ा रहे हैं। एंटी एजिंग की जरूरत होती है 40 प्लस में, और विमेन वंस दे रीच द मीनोपॉजल एज 50 प्लस, बिकॉज आपका ईस्ट्रोजन कम होने लगता है, तो आपकी स्किन का सपोर्ट जो है कोलेजन, एंटी एजिंग का मतलब आइडियली कोलेजन होना चाहिए। देखिए क्या है, आप यूथफुल स्किन को इमेजिन कीजिए, वो एक ब्रिक है, जैसे आइसक्रीम की ब्रिक है, और उसके ऊपर एक सिल्क का कपड़ा पड़ा हुआ है। जैसे जैसे आपकी उम्र दराज होती है, वो जो ब्रिक है वो पिघलने लगी है, और वो जो सिल्क का कपड़ा था वो क्रश्ड सिगरेट पेपर जैसा हो गया। दिमाग में सोचिए, तो वो नीचे का बेस भी हिला हुआ है और ऊपर भी क्रशिंग हो गई है। तो यहाँ आपको एंटी एजिंग की जरूरत चाहिए। आप कोलेजन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और उस कपड़े को स्मूथ कीजिए। 20 पे क्या करेंगे? 20 साल की उम्र के जो युवा हैं, जो हमें सुन रहे हैं, लड़के लड़कियां, उन्हें क्या लगाना चाहिए? उन्हें सिर्फ, ठीक है अगर आपके अंदर ग्लो नहीं है, क्योंकि कई बार जो है वो ग्लो चला जाता है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने से भी। तो नाइसिनामाइड एक सॉल्ट होता है। देखिए आजकल क्या हो गया है, लोग सही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत वक्त पे इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी जो सॉल्ट है उसके 2 वेरिएशन होते हैं। एक होता है OTC, ओवर द काउंटर, जो ये सारी कंपनियां जितनी बेच रही हैं, हम ब्यूटी क्रीम्स देखते हैं जी, उसमें भी जो आजकल मतलब जो सिरम्स आ गए हैं, आजकल सिरम का जमाना है, पिछले 10 साल से सिरम का जमाना है, वो है OTC, ओवर द काउंटर। दे आर अलाउड ओनली अ सर्टेन परसेंटेज। दूसरे हैं हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसमें देयर इज अ सर्टेन परसेंटेज। तो आप ये काम करेगी, ये उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप हायर परसेंटेज 2 महीना लगाएं, फिर 2 महीना आप उसको मेंटेन कर लें, पर आप खाली 2% पे चलते रहेंगे तो पता नहीं आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि 20 साल की उम्र वाले लोगों के लिए स्किन सिरम्स ठीक है? सिरम आजकल का जरिया है प्रोडक्ट्स को अंदर पहुंचाने का। वो अलग अलग जो हमारे डिकेड्स हैं उसमें रहता है। पहले क्रीम थी, लास्ट टाइम लोशन था, फिर जेल्स आ गए, अब सिरम्स बनने लगे हैं। तो ये सिर्फ वो जरिया है जो प्रोडक्ट जो आइडियल है। जब आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे, एक 40 रुपए का भी वही है और 4000 रुपए का भी वही है, आपको इंग्रेडिएंट सेम नजर आएंगे। आप 1 2 3 4 देखेंगे, सिट्रिक एसिड, अल्कोहल, स्टेराइल, वही इसमें है, वही इसमें। फर्क क्यों है? क्योंकि वो उसके जो इंग्रेडिएंट है वो उसको वहां पहुंचा रहा है जहां उनसे काम करना। सेम इंग्रेडिएंट्स होते हुए भी, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज हाउ टू पेनिट्रेट द स्किन। स्किन कोई छलनी नहीं है कि आपने ऊपर कुछ लगाया वो टप 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 अंदर चली गई। तो देर आर बैरियर्स, देर आर एक्सोसोम्स, देर आर चीजें अंदर से बाहर आना और बाहर से अंदर जाना, उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी वही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4000 का यूज कीजिए, पर ऐसा भी नहीं है 40 रुपए का यूज कीजिए, कहीं बीच में आ जाइए। ओके, सिरम्स लगाने का सही तरीका, सही वक्त? हाँ, सबसे पहले फेस वॉश से, अच्छा, स्किन में जो हमारा दिन होता है, दिन में आप सिर्फ मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वही 4.5-5 लीटर ब्लड है, वो दिन में अलग अलग जगह जा रहा है। जैसे बोलते हैं कि भाई खाना खाते ही स्विमिंग ना करें, बिकॉज वो ब्लड आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में गया है, वो फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जब आप सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो दिमाग में जा रहे हैं। तो स्किन का नंबर आता है रात को। तो रिपेयर तो ठीक है, आपको पता है ना, सारी खुजलियां भी रात को ही होती वो इसीलिए क्योंकि स्किन की सर्कुलेशन रात को बढ़ती है। तो आपको जो भी रिपेयर लगानी है वो रात को लगानी है, बिकॉज रात को वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगी, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो चीजें वहां पहुंचेंगी जहां वो पहुंचनी चाहिए। दिन में आप मॉइस्चराइज कीजिए, बिकॉज आप मॉइस्चराइज करेंगे तो आप स्किन के बैरियर को इंटैक्ट रखेंगे, तो ये धूल, धूप, मिट्टी कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकेगी। अब क्या होता है, गर्मी में आप अलग तरह की क्रीम लगाते हैं, सर्दियों में आप अलग तरह के मॉइस्चराइजर लगाते हैं, इन सब के बीच में एक सनस्क्रीन भी फंस जाता है। एक तो कब लगाना है, किस लेयर के ऊपर क्या लगाना है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि हम अभी ये लगाएं, अभी वो लगाएं, क्या लगाएं। तो बात सनस्क्रीन की नहीं, सन प्रोटेक्शन की करते हैं। खाली सनस्क्रीन उसका एक हिस्सा है, पर ओनली हिस्सा नहीं है। स्किन कलर इज एन एडेप्टेशन ऑफ ह्यूमन रेस, जहां वो पैदा हुए।
जो लोग इक्वेटर पे पैदा हुए वहाँ सनरेज बहुत डायरेक्ट हैं, तो उनका रंग बहुत गहरा है, ताकि वो सनरेज मेलानिन से नीचे अंदर ही ना जाए। क्यों हम सनरेज से डर रहे हैं? हम टैनिंग से नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं सन जो एजिंग करता है। आपने देखा है पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनकी स्किन क्रीज्ड होती है, थिक होती है, बिकॉज सनरेज हार्ड होती हैं और इसी वजह से उनकी एजिंग फास्टर होती है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए जो अहमियत है सनस्क्रीन की या जो डर है सन से, वो एजिंग का है। हमें टैनिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम ब्राउन स्किन पीपल हैं, हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गए, यहाँ पर कैंसर पे आ गए, तो हम ब्राउन स्किन कलर के हो गए, क्योंकि सनरेज यहाँ पर टेढ़ी हैं और वो उस तरह से अंदर जा रही है, तो हमारे अंदर इतना मेलानिन है कि वो उन सनरेज को झेल सकता है। जो यूरोप या इस तरह के कॉन्टिनेंट, वो सनरेज है ही नहीं, तो उनके पास मेलानिन ही नहीं है। तो इट्स नॉट दैट कि वो गोरे हैं, उनके पास वो कलर नहीं है, वो नो कलर है। तो आपको यहाँ पर अपने कलर की अहमियत को समझना चाहिए। आप यहाँ रहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। सनस्क्रीन की अहमियत जब है जब आपको धूप में जाना हो और खड़ा होना हो। 11 बजे से 4 बजे की धूप, उस वक्त यूवीए यूवीबी बहुत सीधी होती है, तो उस वक्त अगर आपको बाहर का काम है, देखिए अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, कौन खड़ा होगा धूप में? आप अपने कमरे बच ही रहे होंगे और आप निकल के सीधा गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से चले जाएंगे, फिर उतर के आप एसी कमरे में चले जाएंगे। तो यहाँ सनस्क्रीन की कहीं आया ही नहीं। आप घूमने जा रहे हैं, आप बीच पे हैं, आप माउंटेन्स में हैं, जहां आप एक्चुअली घूमने जा रहे हैं, वहां सनस्क्रीन की अहमियत है। और सर्दियों में जब लोग धूप में निकलते हैं, आपको धूप में, सर्दियों में फर्क क्या होता है कि इंफ्रारेड रेज कम हो जाती हैं, तो वार्मथ कम हो जाती है। सर्दी में धूप लीजिए, मेरा एक ही रिक्वेस्ट होती है लिटरली, प्लीज कमर से धूप लीजिए। गर्माहट तो आपको कमर पे भी मिल जाएगी, तो आप चेहरे पे क्यों वो धूप लेना चाहते हैं? क्योंकि चाहे वो सर्दी की धूप हो या गर्मी की धूप, टैन तो आपको कर ही देगी। तो और टैन के साथ एक कहानी ये है कि अगर टेम्परेरी टैन होता है 48 आवर्स तक, जो भी कलर चेंज हुआ वो टेम्परेरी टैन है, लेकिन अगर उसको आपने रिवर्स नहीं किया तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। तो धीरे धीरे आपको वो जो शेड कार्ड आता है ना, उस शेड कार्ड में क्रीम्स के साथ आप यहाँ लगाइए, गोरे हो जाएंगे। एग्जैक्टली हो जाते हैं क्या गोरे? अगर आप रोज लगाते रहिए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो मेलानिन को डीऑक्सीडाइज कर रहा है। भाई मेलानिन एक सॉल्ट है, उसका एक रंग है। अगर आप उसको डीऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो हल्का हो जाएगा, पर अगर उसको हल्का, तो बर्तन कली करने जैसा, बस वही है। तो कली जो है तो फिर उसको चूल्हे पे ही ना चढ़ाए ना तो चमकता रहेगा। चलिए, तो मैं जो समझ पाई हूँ, सनस्क्रीन धूप में लगाएं। जो बच्चों को लगाते हैं कि सुबह लगा के हम सनस्क्रीन भेज रहे हैं, बच्चों को जरूरत होगी 2 बजे जब वो धूप में बस में आ रहे हैं, पर उस वक्त तो सनस्क्रीन काम नहीं करेगी। उससे बेहतर अब सनस्क्रीन, जैसे मैंने आपको बोला सन प्रोटेक्शन, तो सन प्रोटेक्शन में सबसे बड़ी अहम है कैप। आप धूप को पहुंचने ही ना दीजिए। फिर उसके बाद एक फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें कैलामीन लोशन आता है, और अगर आप कैलामीन लोशन को अच्छे से लगाएंगे और पसीना ही ना बहा तो वो 6-7 घंटे बड़े आराम से काम कर जाता है। सनस्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो वो फिजिकल सनस्क्रीन हो गई। तो सनस्क्रीन की जरूरत किसे है, कब है, कैसे लगाना है? टीचर्स को है, जैसे वो दोपहर को बाहर खड़ी हो रही हैं और वो भी अगर एक छतरी ले लेती हैं तो वो काफी हद तक काम हो जाता है। सनस्क्रीन की जरूरत जब है जब आप या तो फोटो सेंसिटिव दवाएं ले रहे हैं, देयर आर सर्टेन मेडिसिन जहां आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, तो वहां आपको सनस्क्रीन मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ज्यादातर क्या होता है, डॉक्टर्स जब लिख के देते हैं, जब आप मिलाजमा जो झाइयां हैं उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन बहुत सख्ती से बोला जाता है कि घर में भी लगाइए, इधर भी कीजिए। वो कोई नहीं करता, वो अलग बात है, क्योंकि आप रात को रंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिन में आप उसको बढ़ा रहे हैं। तो आप 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, तो डॉक्टर भी अपने सर से बला छोड़ने के लिए बोलता है सनस्क्रीन लगा लीजिए। तो लेकिन जब आप घूमने जा रहे हैं तब आपको सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। सनस्क्रीन से ज्यादा अहम छतरी है, सनस्क्रीन से ज्यादा अहम कैप है, एक स्कार्फ है, कैलामीन लोशन है, ये। और धूप में ना खड़े, ज्यादा देर ना खड़े। ओके, जो लोग लगा ही रहे हैं, दिल्ली में भी लगा रहे हैं और जगह जगह, उसके ऊपर सनस्क्रीन के ऊपर एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा रहता है। लोग ये सोचते हैं जितना ज्यादा नंबर लिखा है हमें उतना फायदा है। ये कैसे डिसाइड करना चाहिए? नहीं, SPF जो है स्किन टाइप के हिसाब से होगा आपका।
कि अगर आपकी ब्राउन स्किन है तो आपका SPF 30 से 50 से ज्यादा आप लगाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। हिंदुस्तान में 50 से ज्यादा आते भी नहीं है, ये जब आप फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तब आपको वो SPF 100 और 90 नजर आता है, बिकॉज हमारे यहाँ SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर वो सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं, ये बड़ा इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड। अगर आप, मैं बोलूं भी तो लगेगा हाँ बोल तो यही रही है कि जितना है उतना लगाएंगे तो उतना बचेंगे, पर वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि सनस्क्रीन अगर आप लगाएंगे, सनस्क्रीन इज एन एक्टिव प्रोडक्ट, वो स्किन में जाके एक लेयर पे बैठ जाती है और सन रेज को उससे नीचे नहीं जाने देती है, तो आपके जो सेल्स की ब्रेकेज है DNA की वो नहीं होती है। लेकिन ब्लड फ्लो जो है एक एरिया का 2 घंटे में आ रहा है, तो आपने अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर 100-90 जो भी लगाई वो 2 घंटे में खत्म हो जाती है। तो जब तक आप रीअप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक आप कुछ भी लगा लें, वो है ही नहीं वहां पर। और इससे नुकसान क्या होता है, जब आपने सनस्क्रीन लगाई तो आपने अपनी स्किन की एक नेचुरल जो प्रोटेक्शन है, जैसे हम ब्राउन स्किन है, ब्राउन स्किन का मतलब है कि जैसे ही हम धूप में जाएंगे वो मेलानिन एक्टिवेट हो जाएगा, वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हम हल्के से टैन हो जाएंगे और वो धूप की रेज अंदर नहीं जाएंगी। आपने सनस्क्रीन लगा ली, अब वो एक्टिवेशन नहीं हुआ, फिर 2 घंटे बाद एक्टिवेशन भी नहीं हुआ और सनस्क्रीन भी नहीं है, तो इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपने एक स्प्रिंग को दीवार पे बिल्कुल कस के लगा दिया और फिर छोड़ दिया, तो फिर आप ज्यादा टैन होंगे और ज्यादा नुकसान होगा। तो जो ये नेचुरल टैनिंग हो रही है धूप में जाने से, इस टैनिंग को फिर रिवर्स कर सकते नहीं कर सकते? देखिए वही बात है, ऑक्सीडाइज हो गया है, मेलानिन जो है वो अगले लेवल का चला गया, उसको हमें अब डीमेलानाइजेशन करना है। 2 ही तरीके हैं, वो हमेशा फिर एक कंट्रोवर्शियल आ जाता है कि भाई इससे तो नुकसान हो सकते हैं, तो मैं इस नुकसान से बहुत परेशान हूँ। नुकसान जब होता है जब आप बिना सोचे समझे काम करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल सा ब्लीच लगाते हैं तो जो ऑक्सीडाइज हो गया मेलानिन वो वापस हो जाता है। बच्चों के आप ब्लीच नहीं लगाना चाहते, आप हनी लेमन लगा दीजिए, वो एक नेचुरल ब्लीच है, तो आप नेचुरल चीजें समझ लीजिए। ब्लीच तो लेकिन टेम्परेरी जुगाड़ है, तो टेम्परेरी है, हर 15 दिन में कर लीजिए, तो जितना 15 दिन में आपने टैनिंग की है वो रिवर्स हो जाएगी। तो हम टैनिंग को तो खत्म नहीं करना चाह रहे ना। ब्लीच कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए, हर 15 दिन में कर लेना चाहिए, नहीं तो वो परत की परत बनती चली जाती है। ब्लीच के साथ सिर्फ नुकसान ये है कि वो स्किन पे लग रहा है तो वो स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, इरिटेट भी करता है, ड्राई करता है, इरिटेट ड्राई स्किन को करता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है या सर्दी है तो पहले एक मॉइस्चराइजर लगाएं, फिर ब्लीच लगाएं और फिर उसके बाद दोबारा मॉइस्चराइजर लगाएं। और दूसरी चीज, ब्लीच हमेशा शाम को करना चाहिए। आप ब्लीच लगा के धूप में निकलेंगे, आपने सारा तो मेलानिन हटा दिया, तो सडनली वो जो मैंने बात कही कि वो स्प्रिंग जो है वो फिर ज्यादा जोर से बाहर आएगा, तो फटाफट ज्यादा टैनिंग होगी। तो ब्लीच से ना, आज भी सुबह जैसे एक पेशेंट आई, प्रॉब्लम थी जिसका इलाज सिर्फ स्टीरॉयड है, और कुछ है ही नहीं। स्टीरॉयड में तो साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो उसकी वजह से दूसरी पैथी में चली गई जिसने उसे बढ़ा दिया। तो अब जो काम उनका 3 दिन के स्टीरॉयड से चलता, अब 30 दिन के स्टीरॉयड से चलेगा। ब्लीच को लेकर अक्सर लोगों को डर लगता है कि बहुत केमिकल है, हेवीली लोडेड है, तो इसलिए नहीं लगाना चाहिए। आप उसमें अपनी स्किन के हिसाब से लगाएं, उसमें क्रीम है और एक्टिवेटर है, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ऑक्सीजनेट को डीऑक्सीजनेट कर रहा है। तो और अगर आप एक नॉर्मल स्किन पे लगा रहे हैं, ड्राई स्किन पे नहीं लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ टैन को रिमूव करेगा। जिनकी स्किन ड्राई है वो पहले मॉइस्चर कम लगाएं, बिल्कुल। और अगर आप एक्टिवेटर कम लगाएंगे तो आपको ज्यादा देर बैठना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा, लेडीज को तो ज्यादातर पता होता है कि बैक पे जब ब्लीच लगता है तो ज्यादा देर लगता है, फेस पे जब ब्लीच लगता है तो कम देर लगता है। और बैक का ब्लीच फर्क होता है, फेस का ब्लीच फर्क होता है, बिकॉज बैक की स्किन इज थिकर। राइट। तो अकल लगाएं और दिखावा पर न जाए, अपनी अकल लगाएं। अब फेशियल पर आते हैं, ब्लीच तक तो पहुंच ही गए हैं। बहुत सारे लोग 2 महीने में, 6 महीने में फेशियल कराते हैं और पार्लर्स अलग अलग तरह के रिकमेंडेशंस देते हैं। फेशियल को लेकर क्या रूल होना चाहिए, कैसे अपना फेशियल चूज करना चाहिए? फेशियल क्लिनिक्स में भी होते हैं और फेशियल पार्लर में भी होते हैं। मैं फेशियल नहीं कराती, मेरे से बैठा नहीं जाता। फिर आप करती क्या हैं? पहले यही बता दें। मैं सिर्फ पानी पीती हूँ, स्किन को साफ रखती हूँ, मॉइस्चराइज करती हूँ। और वो ऊपर वाले का करम है कि स्किन थोड़ी नॉर्मल सी अच्छी सी एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट टाइप है। ओके, अब जो लोग कराते हैं जिनकी आपकी जैसी स्किन नहीं है, पहले तो वो पानी पिए, जो मुझे समझ में आया। पानी पिए, सफाई रखें, मॉइस्चराइज रखें।
तो अगर आप अपने बैरियर को, स्किन के बैरियर को इंटैक्ट रखेंगे, तो फेशियल तो ऊपर से डेड सेल्स हटाने के लिए, फेशियल का क्या होता है कि आपकी क्लीनिंग होती है, आपकी मसाज होती है, फिर एक पैक लगता है। तो जब आपने क्लीनिंग की तो स्क्रब करके डेड सेल हटाए, फिर मसाज की तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा के पोर्स खुल गए, तो अगर पैक नहीं लगाया तो खुले हुए पोर्स पे आप बाहर चले गए तो धूल मिट्टी और अंदर जाएगी, तो बिना पैक के फेशियल पूरा नहीं होता। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और क्लीन है, देखिए दो तरह के लोग हैं, एक हु एंजॉय फेशियल, वो जरूर कराएं, हर महीने जाके कराएं, कोई उसमें वो नहीं। लेकिन जो नहीं चाहते वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, उनको जब जरूरत लग रही है, कोई शादी है, पार्टी है, जहां थोड़ा सा ग्लो चाहिए, क्योंकि वो डेड सेल की लेयर तो हटती है तो एक बार ग्लो तो आता ही है। अब चाहे वो, अच्छा दूसरा, टीनेजर्स में जैसे हम कहते हैं कि आप फेशियल कतई ना कराइए, क्योंकि स्क्रब कराते ही उनके वो पोर्स इतने खुल जाते हैं कि उनको एक्ने होने लगते हैं, तो आप पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल करें। तो जब आप पील ऑफ मास्क लगा के उसको पील ऑफ करेंगे तो जो डेड सेल की लेयर है वो हट गई विदाउट अप्लाइंग अ प्रेशर। तो younger people only peel off mask. 20s a good massage, that's what is needed. 30s you need the scrub and the pack. 40s you need hydration facials, वो जो specialized facials आ जाते हैं जहां हम आ जाते हैं। Okay. तो पार्लर तक का काम 30 तक का चल जाता है आराम से। Okay. जब आपको सुपर फेशियल्स की जरूरत हो जाए, जिसमें हाइड्रेशन फेशियल है, मीजोथेरेपी है, ट्रीटमेंट्स है, वो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स का काम हो जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कब आपको क्या करना है, और फेशियल्स कितने समय में रिपीट करना चाहिए, ये भी एक इशू है। देखो मैं तो वही बोल रही हूँ कि तुम्हारी मर्जी है। जिन लोगों की ड्राई स्किन है, क्योंकि उनकी ज्यादातर स्किन एक्सफोलिएट जल्दी जल्दी हो रही है, तो वंस अ मंथ इज अ गुड टाइम। बट पीपल विद नॉर्मल स्किन एंड पीपल विद ऑयली स्किन डोंट नीड दैट मेनी फेशियल्स। ऑयली स्किन पीपल नीड मोर पैक्स, उनको ऑयल को निकालना है। मैं आपको फेशियल का स्क्रब, मसाज और पैक, आपको इनमें से किसकी ज्यादा जरूरत है वो आप डिसाइड कीजिए, और यही डिसीजन वेदर के हिसाब से होता है। सर्दी में फेशियल्स आर मोर बेनिफिशियल बिकॉज द सर्कुलेशन इज मोर नीडेड एंड यू नीड टू रिमूव द डेड सेल लेयर। गर्मी में अगर आप सिर्फ एक एलो का पैक भी लगा लेंगे तो वो आपको वो नमी दे देगा, यहाँ पर आपको सर्कुलेशन नहीं चाहिए। आपने एलो का जिक्र कर ही दिया। लोग घर में एलोवेरा प्लांट रखते हैं और उसको, उसमें से ही वो जो फ्लूइड है उसे निकालते हैं। ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, सभी लोग उसे लगाते हैं। एलोवेरा क्या है और कैसे यूज करना चाहिए? एलो जेल निकलता है उसमें से, और वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये जो $1 बिलियन इंडस्ट्री चल रही है जिसमें वो एलो की क्रीम बन रही है, एलोवेरा जेल तो नहीं, तो फिर वो एलो का प्लांट ही काम कर लेता। एलो की सबसे खास प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अगर आपकी स्किन जल रही है, जैसे गर्मी में हमारे यहाँ जब शदीद गर्मी हो रही होती है, अगर आप घर आए मुंह धो के और एलो की वो जेल आप अपने चेहरे पे लगा लें, इट विल सूद द स्किन। लेकिन अगर आप ये माने कि आपको बड़ी बड़ी रैश हो रही है और जला पड़ा है और उस पे आप एलो लगाएं, वो काम नहीं करेगा। ऑयली स्किन के लिए एलो नहीं होता है, एलो जेल बेस्ड होता है, वो गर्मी के लिए है, सर्दी के लिए नहीं। एक क्रीम, जेल और लोशन का फर्क यही है। जेल इज अ वाटर बेस्ड प्रोडक्ट जो गर्मी में इस्तेमाल होगा, लोशन इज अ थिन प्रोडक्ट जो ऑटम या स्प्रिंग में इस्तेमाल होगा, लेकिन सर्दी में आपको क्रीम की जरूरत है। ओके, इससे ये भी आपने क्लियर किया कि वेदर के हिसाब से आपको अपनी क्रीम्स बदलनी है। स्प्रिंग क्लीनिंग जो होती है और ऑटम क्लीनिंग बहुत जरूरी है। एक जो चीज होती है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हम तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते, मतलब दे आर वेरी प्राउड कि हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते। जिस दिन स्किन को जरूरत होगी ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी तो आप खुद इस्तेमाल करेंगी। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि अभी तक कुछ इस्तेमाल नहीं करते। और मेल्स के साथ दिक्कत क्या होती है, दिक्कत क्या, फायदा है, इतना एरिया तो शेव हो जाता है, तो रह जाता है सिर्फ ये। तो आप देखिए कि मेल्स के आंखों के पास ज्यादा गड्ढे होते हैं, ज्यादा क्रीजेस होती हैं, क्योंकि वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेल्स को स्किन केयर की जरूरत कम पड़ती है। मेल्स की स्किन और फीमेल्स की स्किन में फर्क होता है। मेल्स की स्किन इज थिकर, हमारी स्किन इज थिनर, एंड आवर हार्मोन्स आर डिफरेंट। ईस्ट्रोजन जो है वो स्किन को प्लम्प रखता है। फेमिनिन होने का एक हिस्सा अच्छी स्किन भी है। तो पर मेल्स के साथ दिक्कत ये है कि उनका आउटडोर एक्सपोजर ज्यादा होता है, वो धूप में ज्यादा होता है और बिल्कुल कुछ नहीं लगाते हैं, तो जब डैमेज होता है तो बहुत होता है। तो मेल्स को क्या करना चाहिए? मेल्स को कम से कम
मॉइस्चराइज तो करना चाहिए, इतना कर ले मेरे लिए कि एक हल्का सा मॉइस्चराइजर वो आप लगा के लिखें। देखिए स्किन जो है वो एक बैरियर है, उसका एक फंक्शन है, वो सिर्फ एक आउटर कवरिंग नहीं है कि आपने बस, आपकी स्किन है वो अंदर के लेयर्स के ऊपर एक खामा है या लिफाफा है, नहीं, उसका अपना एक काम है। तो चीजें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो जाती हैं, जब तक आपकी स्किन का बैरियर इंटैक्ट नहीं है, आपको एलर्जी, सेंसिटिविटी, रेडनेस, एक्ने, एजिंग, 10 तरह की चीजें होंगी। और बैरियर को अच्छा रखने का तरीका है सिर्फ मॉइस्चराइज कीजिए, मॉइस्चराइजेशन रहेगी तो स्किन बिल्कुल सही रहेगी। गर्मियों में भी? गर्मियों में जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें। गर्मी में पसीना ज्यादा निकल रहा है तो अब स्किन के ऊपर स्वेट एंड सीबम का एक मिक्सचर लग रहा है विच इज वेरी इरिटेंट। तो पहले तो उसे धोएं। अब यहीं पर ही बात आ जाती है फेस वॉश की। गर्मी में फोम वॉश चाहिए, वो जो फोम वॉश है वो आपके इस मिक्सचर को निकाल देगी। अगर आप 5 मिनट रुकेंगे तो वो ऑयल सिक्रीट हो जाता है, ऐसी आफत नहीं है। लेकिन जैसे मेनोपॉजल विमेन हैं या ड्राई स्किन है, वहां पर आपको मॉइस्चराइजर चाहिए, तो गर्मी में फिर आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। लेकिन मॉइस्चराइजर करें सिर्फ एक ही चीज। ओके जो इतनी सारी चीजें हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स है, मॉइस्चराइजर, आई थिंक उसमें जो आपके लर्निंग से मैं समझ पाई हूँ, मॉइस्चराइजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मॉइस्चराइजर आपकी मेकअप में या आपकी ब्यूटी केयर रिजीम में होना जरूरी है। आप उसे मौसम के हिसाब से जरूर चूज कर सकते हैं। फिर मॉनसून में जो है सफाई ज्यादा जरूरी है। और वही बोल रही हूँ ना कि आप थोड़ा सा डैप ड्राई कर लें, यहाँ पर मॉइस्चराइजर ना लगाएं, हल्का सा टैल्कम लगा लें, वो आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर ले। लेयर चाहिए स्किन के ऊपर। जब आप बाहर जा रहे हैं, वी स्टे इन द सिटीज, देयर इज पोल्यूशन, देयर इज सो मेनी थिंग्स, वो पार्टिकल्स आपकी स्किन के अंदर ना जाएं, तो उसके लिए एक लेयर चाहिए। तो वो लेयर कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि रात में स्किन का रेस्टिंग फेज है और रिपेयर फेज भी है, रात का जो स्किन रिजीम है वो क्या होना चाहिए? रात कई बार लोग आलसी हो जाते हैं, तो रिजीम जो है जब आप बाहर से अंदर आए, सबसे जरूरी है जब आप पोल्यूशन से अंदर आए, पहली चीज आप मुंह धोएंगे। मैं लिटरली बच्चों से भी रिक्वेस्ट करके बोलती हूँ कि बेटा कुछ मत करो, सिर्फ मुंह धो लो। शाम को जब वापस आए मुंह धोइए, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए, ये आपका शाम का रूटीन है। रात को जब आप सोने जा रहे हैं, अगर आप दोबारा धोना चाहते हैं धो लीजिए, नहीं तो खाली पानी से धो लीजिए, क्योंकि अब आप अंदर थे तो अब ऐसा एंटी पोल्यूशन वाली कहानी आपको नहीं चाहिए। उसके बाद उम्र के हिसाब से, अगर आप यंगर पर्सन हैं, 20s में हैं, 20 to 30, सिर्फ एक ब्राइटनिंग सीरम, नाइसिनामाइड जैसा सीरम लगा लीजिए। 30 to 40 हैं, हाइलुरोनिक लगा लीजिए, वो आपके मॉइस्चर को ट्रैप करके रखता है। जब आप 40 प्लस जाते हैं तो एंटी एजिंग का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ग्रो फैक्टर्स की आ गई है, जो स्किन के कोलेजन को बढ़ाता है। रेटिनॉल थोड़ा डिबेटेबल है, पर आजकल रेटिनॉल का फैशन है, तो रेटिनॉल लगा लीजिए। रेटिनॉल एक ऐसा शब्द है जो हम सबसे ज्यादा डर्मेटोलॉजी में, स्किन केयर में सुन रहे हैं। क्या होते हैं रेटिनॉल्स, उनका क्या रोल है? रेटिनॉल जो विटामिन ए है उसी क्लास के प्रोडक्ट्स हैं। जो लोग एंटी एक्ने के लिए आइसोट्रेटिनोइन खाते हैं या जिन्होंने कभी खाई है, वो जो सेल्स हैं, सेल्स की जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करता है, तो सेल्स एक्सफोलिएट होते हैं। तो वो एक्सफोलिएट होते हैं तो वो डेड लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती, तो स्किन शाइन करती है। पर स्किन शाइन तो कर रही है, पर एक लेयर भी तो हट गई है। सो नाउ यू आर मोर प्रोन टू गेट इरिटेटेड इफ द वेदर इज सिवियर। तो क्या करना चाहिए? रेटिनॉल लगाएं ना लगाएं, कौन लगाए कौन नहीं? देखिए हिंदुस्तान में ना ये सब, पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि डर्मेटोलॉजी एलोपैथिक साइंस है, और जो भी ज्ञान आता है वो वेस्ट से आता है। उनकी कंडीशंस बहुत फर्क हैं हमारी कंडीशन से, उनकी स्किन बहुत फर्क है हमारी कंडीशन से। यहाँ तक की जो रिसर्चेस भी आती हैं वो सारी वेस्ट से कोट करते हैं, हम लोग वेस्ट से कोट करते हैं, और अपने हिसाब से उसको शायद कोई देखता भी नहीं है। मैं आपको बता रही थी कि मैं प्रिस्क्रिप्शन देख के बता सकती हूँ कि ये नौसिखिया डॉक्टर है या एक्सपीरियंस डॉक्टर है, क्योंकि आप भुगत चुके हैं कि यही रेटिनॉल अगर आपने 45 डिग्री में दिया, जला देगा स्किन को, और यही रेटिनॉल अगर आपने आज 5 डिग्री में दिया तो स्किन ड्राई होके फटने लगेगी। तो रेटिनॉल, अगर पहली बात 40 प्लस, प्लीज यंगर पीपल दे डोंट नीड रेटिनॉल। वो चमक दमक नहीं, आप नाइसिनामाइड से ले लीजिए, रेटिनॉल तक ना जाइए। एंटी एजिंग में अगर आप यूज कर रहे हैं, आइडियली क्या होना चाहिए, एक दिन रेटिनॉल होना चाहिए, एक दिन हाइलुरोनिक होना चाहिए। ये सब जो आपके शेड्यूल है ना, एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट आपका कोई होना चाहिए जो दवा बेचने को ना निकला हो, जो आपको ज्ञान थोड़ा सा दे दे। आपको पता लग जाएगा कि सर्दी गर्मी बरसात में वो क्या कर रहे हैं। और एक बार अगर आपने समझ लिया
तो एक डिकेड तक आपके 40 से 50 तक वो काम करेगा, अब फिर 50 पे चले जाइए। तो अब उन लोगों की बात करें जो केमिस्ट से हाइल्यूरोनिक एसिड भी लाए हैं, रेटिनॉल भी लाए हैं, वो क्या करें, उसको कब लगाएं नहीं लगाएं? देखिए मैं जो है आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन, मैं ये नहीं कहती फेंक दीजिए, मैं कहती हूँ ले आइए मेरे पास, मैं फिट कर देती हूँ कि कौन से मौसम में क्या लगेगा। रेटिनॉल रात में लगाने रात में लगा वो बिकॉज वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो दिन में लगा के उनका कोई फायदा नहीं है, रात को ही लगते हैं। तो खराब कुछ नहीं है, कब और कैसे लगा रहे हैं और वो जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। राइट यानी एक बार तो जरूर आप सलाह लें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कि आपको अपनी स्किन के साथ क्या करना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। हेयर रिमूवल लोग कराते हैं ताकि स्किन क्लीन दिखे, क्लियर दिखे और बार बार समस्याएं भी ना हो। हेयर रिमूवल के लिए सही एज क्या है? और अब बहुत सारे तरीके भी आ गए हैं, तो किस तरह के तरीके चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? हेयर रिमूवल जब शुरू हुआ था, लेजर की ही बात करते हैं, बाकी तरीके तो हमारे कन्वेंशनल हैं, उसको हम करेंगे। वो प्रॉब्लमेटिक हेयर को रिमूव करने के लिए हुआ था। तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस से जो सेकेंडरी सेक्सुअल एरियाज में बाल आने लगते हैं, लड़कियों की चिन पर, जब पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से क्योंकि टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो बियर्ड एरिया में थिक बाल आने लगते हैं। उस प्रॉब्लमेटिक हेयर को हटाने के लिए लेजर की इजाद हुई और शुरू हुआ। उसको लोग कॉस्मेटिक एंगल पे ले गए हैं, वो अलग बात है, पर फिर वो रिजल्ट से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज वो काम ही नहीं करेगा। पहली बात, लेजर इज एन एनर्जी, इट इज एब्जॉर्ब बाय मेलानिन ऑफ द हेयर, ठीक है, लेकिन वही मेलानिन हम ब्राउन स्किन वालों की स्किन में भी है। तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग डोज यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डोज ऊपर ही ऊपर रह जाएगी और वो स्किन को जला देगी। तो अगर आपका रंग, इट्स नथिंग टू डू विद लाइक यू नो, अगर आप फेयर कलर डार्क हेयर हैं, द लेजर विल वर्क द बेस्ट, बिकॉज वो स्किन के में मेलानिन है नहीं, कम है, वो सीधा जाके आपके हेयर में जाएगी और वहां पर हेयर रूट्स को खत्म करेगी। लेकिन अगर आप डार्क कलर और डार्क हेयर हैं, वो स्किन में अंदर ही नहीं जाएगी। तो आपको टू चूज द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चे आते हैं, ये भी हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, ये भी, कुछ नहीं होता, उससे आप डिससेटिस्फाइड रहते हैं। दूसरी जो चीज मैंने आजकल देखी है, लाइफ लॉन्ग पैकेजेस हेयर रिमूवल के मिल रहे हैं लेजर के। तो अगर लाइफ लॉन्ग लेजर ही करानी थी तो थ्रेडिंग वैक्सिंग करा लीजिए, क्यों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब आई वॉज अबाउट टू आस्क यू, एक बार लेजर हेयर रिमूवर कराया तो क्या लाइफ टाइम चलेगा या फिर ये पैकेजेस में जाना पड़ेगा? At one sitting, 30% of the hair are destroyed permanently. Okay. Because only the hair which are in the growing phase, जहां पर active cell division हो रही है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी डिविजन खत्म होगी। लेकिन 30% गए मतलब 70% वापस आए, फिर उस 70% के 30% गए, ठीक है, फिर उसके 30% गए, तो 3 सिटिंग में आपको 88.88% मिल जाएगा। वो पर्सन टू पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला, स्किन कलर के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, आपके हार्मोनल स्टेटस में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये वो काम नहीं है कि आप किसी पार्लर में जिसने लिख रखा है लेजर रिमूवल और फलाना ढिमकाना आप करें और वो पैकेज में है। मतलब मुझे लगता है कि जिंदगी भर की वैक्सिंग थ्रेडिंग भी करा लेंगे तो भी उतना वो नहीं होगा। तो एक मेंटालिटी ये है कि सस्ता है तो बेहतर है, इसलिए लोग वहां चले जाते हैं। उनको लगता है डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाना महंगा पड़ेगा, लोग सस्ते पे चले जाते हैं। क्रीम्स लोग ऐसे चुनते हैं कि महंगी है तो बेहतर है। वही बोल रही हूँ कि वो महंगी है तो वो शॉर्ट काम करेगी, वो बिल्कुल वो कतई सच नहीं है। मिड रेंज में रहना चाहिए हमेशा। और अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, मतलब उसमें तो अपने लिए तो लगाइए। ओके, बिल्कुल। बात ये है कि क्रीम इज नॉट, आप मुझे बोले कि 5 दिन आपको ये जहर खाना है, इससे आप ठीक हो जाएंगे, मैं 5 दिन आपको जहर भी लिख के दे दूंगी, लेकिन आप बोलेंगे आपको तो खाते ही रहना है, तो क्रीम आपको एक बार थोड़ी खरीदेंगे, क्रीम तो रिप्लेनिश होनी होगी ना। तो जो फेयरनेस क्रीम दावा करती है कि आप लगाइए आप गोरे हो जाएंगे, फेयरनेस क्रीम इज अ टोटल नहीं, बिल्कुल मत लगाइए। आपकी स्किन जितनी इरिटेट हो जाती है, आप फिर उस विशियस सर्कल में आ जाते हैं कि आप बिना उसके भी नहीं रह सकते, और वो लगाएंगे तो स्किन बिल्कुल थिन हो जाती है। गोरा नहीं करती? गोरा करती है, क्योंकि वो लेयर्स हटा दी हैं उसने मेलानिन को, तभी तो लोग लगाते हैं। जो काम नहीं करता उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो प्रॉब्लम क्या है? ना लगाएं। क्यों ना लगाएं? क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी स्किन को इतना सेंसिटिव कर देगी कि ना आप गैस के आगे खड़े होकर खाना बना सकेंगे, ना आप बाहर धूप में जा सकेंगे, जलती रहेगी स्किन, और फिर आपके पास कोई जरिया नहीं होगा उस स्किन को नॉर्मल करने के लिए। तो जो शेड कार्ड देख के महिलाएं बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं कि 1 महीने बाद हम इतने गोरे हो जाएंगे। देखिए, कोई फंक्शन है ना, तो 1 महीने के लिए लगा लीजिए, फिर छोड़ दीजिए।
लगाने पर नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, वो 1 महीने में नहीं होगा, पर आपको तैयार होना पड़ेगा। और दिक्कत क्या होती है कि फिर हमारे पास आते हैं, तो अब जब छोड़ते हैं तो इरिटेशन होती है, तो गालियां हमें पड़ती हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो हम बड़े चमक रहे थे, तो अब जो है स्किन जल भी रही है। और स्किन पर मैंने कहा भाई मेरे पास तो आप, मैं लिटरली हलफनामा लिखवाती हूँ कि आप नहीं लगाएंगे, नहीं तो मेरे पास मत आइए। तो 3 टेक होम मैसेजेस मैंने इसमें से पिक किए हैं। मॉइस्चराइजर की सबसे ज्यादा जरूरत है, सनस्क्रीन की जरूरत के हिसाब से जरूरत है, और फेयरनेस क्रीम्स की आइडियली जरूरत नहीं है। लेकिन अब आखिरी सवाल आपसे ये पूछती हूँ कि जैसे आप ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप 40 के बाद भी 20-25 के दिखें, चलिए 20 के नहीं, ठीक ठीक लगा लेते हैं, 35 पे दिखें, तो ग्रेसफुली एज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए 20 वाले को तो ये चिंता ही नहीं होनी चाहिए कि उसको क्या लगना है। 40 वाले को 20 का लगना है, वो गलत है, वो गलत है। 55 वाला 40 का लग सकता है। ओके, वो कैसे करें? हाँ, तो उसके लिए वही बड़ा सिंपल, मॉइस्चराइज। रात को आप एक एंटी एजिंग हाइलुरोनिक, चाहे आप रेटिनॉल लगाएं या ग्रो फैक्टर, जो आपके कोलेजन को स्ट्रॉन्ग करके रखे, जो आपकी स्किन की जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करके रखे, वो लगाएं। और अगर आपको बहुत लगता है तो बोटॉक्स फिलर, अगर आप उसके लिए कमिटेड हैं तब उस पे जाएं, उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन लोगों को कमिटमेंट नहीं है, वो रिपीट चीजें हैं। तो ऐसा नहीं है कि वंस फॉर ऑल हो गया कि भाई एक बार लगा लिया और ठीक है। तो अगर आप रिपीट नहीं कर रहे तो नुकसान फिर भी नहीं है, पर आप फिर वो ये मत सोचिएगा कि आप 55 पे 40 के लगेंगे। यानी स्किन टाइटनिंग के लिए बोटॉक्स फिलर कराएं, लेकिन रिपीट कराएं। रिपीट, अगर आप, वही बात, अगर आपकी जिंदगी में इतनी अहमियत, अब ये क्रीज है तो है, तो आई एम ओके विद इट, बट इफ यू आर नॉट ओके विद इट देन डू इट, देयर इज नो हार्म इन। ओके, अब ये क्रीज है तो है, अगर ओके विद इट हुआ तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करें? फिर तो लोग पार्लर से ही काम चला लेंगे। ना ना ना, तो मैंने आपको बोला ना 40 के बाद आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। 20 साल वालों को, 25 साल वालों को, 30 साल वालों को नहीं जरूरत है। जो लोग बोटॉक्स फिलर्स तक नहीं जाते वो ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं, पानी पीजिए, अपने हार्मोन्स को नॉर्मल रखिए। जब आपका मीनोपॉज चल रहा है उस टाइम आप जो मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके लीजिए। सर्दी में कोलेजन खाइए, और खाने के जो मल्टीविटामिन है उसका भी सर्दी और गर्मी का अलग अलग फर्क होता है। जिसे ठंडी तासीर, गर्म तासीर बोला जाता है, वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है कि हाउ मच द मेडिसिन नीड्स द एनर्जी टू बी एब्सॉर्ब। तो अगर यही चीज कोलेजन आप गर्मी में खाएंगे तो वो ना पचेगी ना वो काम करेगी। तो सर्दी हिंदुस्तान में अक्टूबर टू मार्च आप ओमेगा भी खाएंगे, आप कोलेजन भी खाएंगे, आप करक्यूमिन भी खाएंगे। ये सब स्किन की स्ट्रेंथ्स हैं। विटामिन ए, विटामिन ई, आजकल हम सब लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि ना घी खाते हैं ना बटर खाते हैं। तो विटामिन ए एंड ई, ये वो चीजें हैं जो आपकी स्किन की स्ट्रेंथ को बना के रखती हैं, जो आपकी क्रीजेस नहीं आने देंगी, स्किन को रिंकल नहीं होने देंगी। ओके, सवाल तो बहुत सारे हैं, पर मैं एक रैपिड फायर में कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें समेटने की। मुल्तानी मिट्टी किसके लिए है? मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन के लिए है और गर्मी में सबके लिए है। बेसन किसके लिए है? बेसन इज मोर ऑफ एन एक्सफोलिएंट। तो बेसन आप हल्के हाथ से रगड़ें तो आपके जो डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं। दिक्कत क्या है कि आप कितना रगड़ रहे हैं इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो अगर आपने ज्यादा रगड़ दिया तो उस वक्त तो स्किन साफ हो जाएगी, लेकिन वहां पर पिगमेंटेशन बाद में नजर आने लगेगी। तो आप उसको हल्के से लगा लें और धो दें, वो बनता है, रगड़ मत। फेस वॉश की तरह यूज करें। बस। मलाई किसके लिए? मलाई ड्राई स्किन वालों के लिए। हर चीज हर आदमी के लिए नहीं है। बिल्कुल। कच्चा दूध किसके लिए है? कच्चा दूध मिलता है, पास्चराइज्ड दूध कच्चा नहीं होता। जो एग्जैक्टली जो पैकेट में होता है वो कच्चा नहीं होता, वो बॉइल्ड होता है। लोग उसे कच्चा दूध समझ के लगा रहे हैं, वो गलत है। वो तो 72 डिग्री पे बॉइल हुआ, फिर ठंडा हुआ, फिर 172 पे गया, किया गया। वो तो पास्चराइज्ड है, तो वो कच्चा कतई नहीं है। भैंस के पास से जाके लेके आओ तो कच्चा है। ओके, फेस वॉश कितनी बार लगना चाहिए? सुबह लगाना चाहिए अगर आपने रात को कोई क्रीम या नाइट क्रीम लगाई है, नहीं तो आप पानी से धो सकते हैं। सबसे अहम है जब आप बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, आप काम से आ रहे हैं, और अगर आप किचन में रेगुलरली काम कर रहे हैं तो जब आप किचन से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि पसीना, स्वेट एंड सीबम जो सिक्रीट होता है वो जरूरी है। तो अगर आपने दोपहर को धो लिया और आप घर में ही थे तो रात को धोने की जरूरत नहीं है। क्या ज्यादा बार मुंह धोने से स्किन खराब होती है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो मैं तो एक ही चीज बोल रही हूँ कि अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे तो वो आपका साथ उम्र भर देगी।
जैसे कहा जाता है एज इज जस्ट अ नंबर, वैसे ही ब्यूटी भी आपके दिमाग में है कि आप अपने आप को ब्यूटीफुल मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप अपने आप को खूबसूरत मानते हैं तो दुनिया की नज़र में आप खूबसूरत हैं। फिर भी अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। हमने कोशिश की है मुल्तानी मिट्टी से लेज़र तक लोगों को जवाब देने की। जी देखिए, हम दोनों एक दूसरे को 24-25 साल से जानते हैं एंड हमारी एज मत पूछिएगा। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।